हमारा केटीजी का थोड़ा सा पार्ट रह गया है ना, मैं केटीजी कनेक्ट कर देता हूँ। कोई हमने एक बुक आप मुझे प्रोवाइड करी केटीजी में, अगर मैं ठीक हूँ तो लॉस पढ़ लिया था हमने। जस्ट अच्छा, आप टेस्ट देने नहीं आई थी तो आप पेपर ले लेना, ठीक है। ये 30th जैन का जो टेस्ट हुआ था, पेपर आई होप होगा भी नहीं तो मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो 3rd Feb को है। वजह है टेस्ट का शेड्यूल बनाने का कि सेल्फ स्टडी थोड़ा बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो 4 टेस्ट है, इस 4 टेस्ट में से वो आपका जो पेपर होगा उसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ 70। ये जो 4 टेस्ट बना रहा हूँ जिसमें से एक तो मैंने दे दिया, ये डन हो गया है, ये वाला डन हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 3rd Feb का फ्लूइड, वर्क एनर्जी, मोशन इन प्लेन, तो मैं दे दूंगा इसका मटेरियल आपको। अब डे तो पता नहीं, डेट लिखा है, डेट पता है मेरे को। ऑफ कूलिंग हो गया ये। ट्यूसडे को आई थिंक मेरी छुट्टी होगी क्योंकि हमारा जो सेंट क्लॉडिंग का हम्म फीस्ट है हम्म तो मैं उस टाइम पे रहूंगी। शाम को तो आई थिंक सर मेरी क्लास होती है। अच्छा ठीक है, आप बुक दीजिएगा मुझे। अच्छा तो हमने देखो, अच्छा ये जो हमारा है दैट इज एवरेज रूट टू रूट मीन एंड स्क्वायर, तो इसके तो हमें फॉर्मूले याद करने हैं। काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने इसमें तो। हाँ, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मैंने एक आपको टॉपिक नहीं कराया होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, हाँ ये वाला प्रेशर, हाँ एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है ना, P इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। सर एक बार फिर से करा दीजिए। मैं ये फिर से करा देता हूँ, देखो मैं इसी से करा देता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिया है ये यहाँ पे मैंने बनाया है आसान। देखो इसको अगर मैं आप समझने की कोशिश करिएगा, लेट से हमारे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है जिसकी लेंथ L है, और यहाँ पे गैस पार्टिकल, यहाँ पर एक गैस पार्टिकल Vx स्पीड से मूव कर रहा है। इसमें जो मैं अज्यूम करते हैं वो अज्यूम करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, और ये जो वेलोसिटी है वो स्ट्राइक करके वापस रिट्रैक आएगी, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। टी टाइम में गया, टी टाइम में आया, एरिया हमने मान लिया ए। तो अगर हम बात करें कि हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें इस पार्टिकल का, तो वो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। हमने लिखा मास इनटू वेलोसिटी, m इंटू वी एक्स। दूसरे वाले में m इंटू माइनस वी एक्स, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका साइन हम चेंज किए हैं, यहाँ पर माइनस लगाया हमने, ठीक है। ये आपका आ गया 2m/v(x), ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अगर मान लेते हैं स्मॉल n, लेट अज्यूम दैट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, n इज टोटल number of particle, total number of particle in this container, तो वो कितना होगा, वो होगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ ऑफ कंटेनर, यही होता है ना वॉल्यूम, तो यही होगा एरिया इंटू लेंथ ऑफ कंटेनर। अच्छा,
ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन बनाया है, ये ज़्यादा आसान मेरे को ये है, तो मैंने ये वाला डेरिवेशन पहले भी पढ़ाया था बच्चों को। अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की, किसकी बात करें, चेंज इन मोमेंटम की बात करें, तो अभी ये जो आपने लिखा है, ये चेंज इन मोमेंटम जो निकाला था, ये एक पार्टिकल का निकाला है, ये 2 vmx, ये चेंज इन मोमेंटम है, बट ये किसका है, वन पार्टिकल का है, फॉर वन पार्टिकल। टोटल की बात करूंगा तो इस एंड से मल्टीप्लाई करूंगा, कैपिटल एन से। सो फॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मैंने क्या किया, जो चेंज इन मोमेंटम आपने बनाया था उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर टोटल पार्टिकल। एन था स्मॉल एन ए एल, ठीक है, वेयर स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम, हमने ये भी लिखा। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो पी अपॉन टी लिख दिया, ये आपका डेल्टा पी था, जो चेंज इन मोमेंटम था, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो हमने यहाँ पर रखा। और टाइम कितना, टी टाइम लगा था उसको जाने में, ये कंटेनर था, कंटेनर में टी टाइम लगा था उसको जाने में, और टी टाइम उसको लगा था आने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2t। थोड़ा और इसको अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमने एल अपॉन टी को एक साथ लिख लिया, एल अपॉन टी। एल है लेंथ ऑफ कंटेनर, ये होता है वेलोसिटी, क्या होता है, हमने रखा तो वी एक्स स्क्वायर आ गया। अब प्रेशर बनाते हैं, यहाँ पर पी प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का इक्वेशन ये बना हुआ था, फोर्स अपॉन एरिया लिखा हमने, तो वी गेट दिस प्रेशर। अभी ना ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब जनरल फॉर्म में नहीं आया, ये तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट लिखा गया, बाकी मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हिसाब से लिखा हूँ, या इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे बाई सिमेट्री लिखा गया, कह रहा बाई अगेन द गैस इज आइसोट्रॉपिक, सो द मॉलिकुलर वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो बात लिखी है, ये मैं यहाँ पे कहीं अटैच कर देता हूँ, लिखा है कि द गैस इज आइसोट्रॉपिक। अभी आइसोट्रॉपिक का मतलब होता होगा कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारे डोमेन में, या तीनों डायरेक्शन में, तीनों कोऑर्डिनेट्स में, ये अज्यूम भी है, अज्यूम है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ना एक इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। सो द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, सो द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, या यूं समझिए, हम इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी लिखते हैं, टॉपिक होगा कहीं आगे, जहाँ पे कहते हैं एनर्जी जो है वो तीनों डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करती है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 की बात कर रहे हैं, ये है ना लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स कोऑर्डिनेट, काइनेटिक एनर्जी इन वाई कोऑर्डिनेट, काइनेटिक एनर्जी इन जेड कोऑर्डिनेट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पक्की बात है ना। तो वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सीधे यूज कर लिया इसको। हमने कहा कि सर एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने ये यूज किया, अभी हम स्टेटमेंट दिखाया था आपने, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ वी एक्स स्क्वायर हाफ जेड स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी भी तीनों डायमेंशन में सेम होगा। तो जब मुझे एवरेज वेलोसिटी लेना होगा, मतलब इसको भी आप यूं लिख लीजिए, यहाँ पे जो लाइन लिखी है ये वाली, ये बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, क्योंकि तीन डोमेन में डिवाइड हो रहा है, तो सिमेट्री से एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे 1/3 वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, तो ये बच्चे हो जाएगा 1/3 वी स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों जो है ऐड करके आपको, या डिस्टेंस फॉर्मूले से समझिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो ये आपके v के बराबर होगा। अब मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया था p वाला, वहां पर हमने vx की वैल्यू ले जाकर रखनी है। जब मैं vx की वैल्यू 1/3 वी स्क्वायर रखूंगा, तो मुझे प्रेशर का फॉर्मूला मिलेगा 1/3 mn वी स्क्वायर, mn वी स्क्वायर। अब mn को डेंसिटी में कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ तक हम आ गए, हाफ mn वी स्क्वायर। अब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हम एज्यूम करते हैं यूनिट मास से लेके चलते हैं, यूनिट वॉल्यूम सॉरी, तो मास हो गया m, एक का मास m था, n नंबर ऑफ पार्टिकल थे, तो n इंटू एम, यानी डेंसिटी को मैं nm की जगह पे डेंसिटी लिख दिया। तो यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा है mn वी स्क्वायर, उसकी जगह पर मैंने डेंसिटी लिख दिया, तो मुझे फॉर्मूला मिला p इज इक्वल टू 1/3 रो वी। ये आप पढ़ सकते हो, ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार करके आप देखिए, एक बार आप इसको पढ़ो बुक से लाइन बाय लाइन, फिर कोई ना समझ आए तो मैं इसको
Present no more screen. ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पूरे चैप्टर में, जो कि ऐसे सही आएगा। ये जनरल पे लिखा है मैंने, 1/f यहाँ पे 3 इसलिए आया था क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे 3 आया है। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उस हिसाब से फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग से आप देख लो इसको, है ना। स्टार्ट, अच्छा एक काम करो, लिख के करो, तभी याद होगा। अब एक एक स्टेप लिखना, तब समझ आएगा। प्रेशर ऑफ गैस इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ठीक है।
कर्नॉट इंजन, हाँ, वो तो केवल हीट इंजन का इंट्रोडक्शन आ रहा होगा। हाँ, तो कर्नॉट इंजन पिछले साल भी डिलीट हो गया था, इस साल बस पता नहीं स्कूल वालों ने ऐड कर दिया। केवल हीट इंजन तक ही आएगा। हो गया, अब देखिए। हाँ, अब नेक्स्ट पेज लगाते हैं, यहाँ तक लिखिए ना आपने, नेक्स्ट पेज लिखिए यहाँ से। ठीक है, लिख रहे हैं ना। बाय टोटल चेंज मोमेंटम है, ठीक है, ये जो डेल्टा पी है वो टोटल चेंज है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं।
इंपॉर्टेंट कॉल्स। क्या हो गया? अब सुनिए, एक चीज मैं कुछ और बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाइड में दिया तो मैं यहीं से बता देता हूँ। हेलो हेलो, इंपॉर्टेंट कॉल था, एक मैम से बात करता था। नया सेशन आता है तो वी हैव डू समथिंग विद टच, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, अब है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस एंड इट्स डेंसिटी। दो रिलेशन हम आपको यहाँ 3 लिखेंगे टोटल। देखिएगा, काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसमें दिया है एमटीजी में, तो मैं यहीं से करा देता हूँ। पेज ऐड कर, हाँ यहाँ कर देता हूँ। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन pressure exerted by an ideal gas and its density देखिएगा, अभी हमने एक चीज फॉर्मूला लिखा है बेटा, हाफ प्रेशर का लिखा हाफ mn v स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि मैं mn को डेंसिटी भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया हाफ डेंसिटी v स्क्वायर, डेंसिटी दैट इज mn। ठीक है, दूसरा रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन छोटा सा। दूसरा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो मैं एक रिलेशन बनाने वाला हूँ आइडियल गैस के साथ और प्रेशर के साथ। हमने अभी थोड़ी देर पहले P इज इक्वल टू लिखा हाफ mn v स्क्वायर, और n बच्चे क्या है, n आपका है कैपिटल N अपॉन v स्क्वायर हो गया। कैपिटल N मीन्स टोटल नंबर अपॉन वॉल्यूम, है ना। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर v को उधर भेजो तो पी वी इज इक्वल टू, ये 3 चल रहा है, माई बैड 3 चल रहा है, 1/3 n m v स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन होता है हमारा, फ्रॉम आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को हम, तो हमें क्या मिलेगा, इफ यू कंपेयर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन, आपके पास बायो नहीं है ना, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हम इनको कंपेयर करें तो हमें मिलेगा एन आर टी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर, एन एम वी स्क्वायर। इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते रहे, तो सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ से एक चीज़ और समझनी है मेरे को, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि मैं हाफ एम बी स्क्वायर कुछ बना पाऊँ। देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ तक लिख लिया स्टेप आपने, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1/3 एन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं यहाँ पे 3 भेज दूँ, 3 nRT, है ना सर, और डिवाइड बाई n भी भेज दूँ, इधर बचेगा एम वी स्क्वायर। और मैं अगर यहाँ पर 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हाफ एम बी स्क्वायर आपका क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 एन आर टी अपॉन एन, एन आर टी अपॉन एन। अब स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन, इसका कुछ रेशियो बनता है वगैरह का नंबर का, या ऐसे ही एन ए आपका वगैरह नंबर होता है ना, स्मॉल एन आपका नंबर ऑफ मोल, क्या है, स्मॉल एन, यहाँ पर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल, आइडियल गैस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं स्मॉल एन की जगह पे, तो मैं ऐसे लिखूँ 3/2
3/2 आर एन ए टी। स्मॉल एन की जगह पे हमने ये रखा, तो ये मिला हमें। अच्छा, आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एन ए हमारा होता है बोल्टजमैन कांस्टेंट। बोल्टजमैन गैस कांस्टेंट अपॉन तो आपका होता है बोल्टजमैन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से एक और फॉर्म लिख सकता हूँ, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। एक रिलेशन आपका ये डेवलप हुआ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वेयर हाफ एम वी स्क्वायर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे उस बात को। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में रिलेशन स्टेब्लिश करना। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज लिखा था हमने, P इज इक्वल टू प्रेशर का हाफ एम एन अपॉन वी, ये वॉल्यूम है, वी स्क्वायर, ये था ना, थोड़ा देर पहले बनाया हमने। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखें कि समझिएगा एक चीज, कैपिटल एम हम लिख रहे हैं, एम इंटू कैपिटल एन, दैट इज टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। सो डेंसिटी आपका होगा मास अपॉन कैपिटल एम अपॉन कैपिटल वी, हो सकता है। देयरफॉर प्रेशर का एक्सप्रेशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं, 1/3 एम अपॉन वी रो, अरे ये वेलोसिटी स्क्वायर एवरेज। तो ये आपका हो गया आपका 1/3 रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर, अभी थोड़ा पहले बनाया भी था। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बर्नौली में पढ़ा था कहीं पे हमने, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बर्नौली में हमने पढ़ रखा था। तो बर्नौली से जब हम डिराइव कर रहे थे तो हाफ रो वी स्क्वायर वहाँ भी आया था। तो ये देखो कुछ तो यहाँ पर ये छूट गया, ये 3 है ना, इनमें कुछ रिलेशन बन सकता है। अगर हम इसको रिलेशन बनाएं तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इसको इक्वेशन 1 लिखें या इसको 2 लिखें, दोनों में कंपेयर करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्रेशर इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन बिटवीन हो गया प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ, असल हो रहा, कुछ इसमें आसान दिया था तो मैंने कहा यहीं से तो उठा लेता हूँ। ठीक है, अगला है, ये सब इसके डेरिवेशंस नहीं करने हैं, इनके ना फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, दैट इज एवरेज, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इनके हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट इज नेक्स्ट है हमारा एवरेज, हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन एनसीईआरटी से मार्क कराए थे, तो हाँ कई बार वो लेके फिर मैं नेक्स्ट क्लास में हाँ आपको हाँ दिखाऊंगी। हाँ हाँ, मैंने भी कराना ही मार्क्ड वैसे बच्चों को, अभी कराऊंगा, अभी आएंगे ना सब एनसीईआरटी के टॉपिक्स। जो टीचर स्कूल में कह रहे हैं समझ लो वो आना ही है पेपर, तो उसको तो करके किसी भी हाल में याद कर लो।
क्वेश्चन इतनी बार कर लो कि दिमाग में याद हो जाए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। एवरेज स्पीड नॉर्मली तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि जितने भी स्पीड है नंबर ऑफ डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालना तो v1 प्लस v2 डॉट 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 vn अपॉन n, ठीक है। सो v आपका हो जाएगा 8 kb t बाई मैक्सवेल। अब ये याद रखना है बस, ठीक है। अब हम इसके वो नहीं जाए कहाँ से डेरिवेशन हुआ, वी जस्ट लर्न इट। 8 RT अपॉन पाई m, क्योंकि इतना टाइम टाइम दे रहे हैं केटीजी थ्योरी से, आना 2 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन मिला आपको, डिस्ट्रीब्यूशन 2 नंबर ज़्यादा आएगा भी नहीं। सोचो, अब मैं इतना पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, तो वेटेज के हिसाब से ना जस्टिफाइड नहीं है ये और कोई बात नहीं है। और कई स्कूलों में इसलिए काट भी दिया जाता है, और कई स्कूलों में आप देखोगे 2-2 पेज में ख़त्म भी हो गया। मैम ने एक दिन में करा दिया। हाँ, मैंने नोट्स देखे हैं ना स्कूलों के, इसलिए कह रहा हूँ। ये बस फॉर्मूले आप यहाँ लिख लीजिए ताकि याद रहे, इनकेस कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना। इसमें एक लास्ट टॉपिक बनता है मीन फ्री पाथ, है ना। ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। स्पेसिफिकेट ऑफ वाटर ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेट ऑफ सॉलिड ये भी नहीं पढ़ना है, इसमें ज़्यादा दिया है ना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हमें पढ़ना है, बस एक बार इसका थ्योरी देख लेना है। ये हो गया, इसके एवरेज का था, ये किसका था, ये एवरेज के लिए था। अब हम उसका लिखेंगे, ये एवरेज का था, एवरेज स्पीड का था। दूसरा लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू। सेकंड इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसमें आपका होगा VRMS इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 VN स्क्वायर अपॉन n, अपॉन n। मैम ने जो लास्ट के तीन है ना केटीजी हम्म और वो इन सब का, हम्म मैम ने बोला वो जो मैम ने क्लास में करा ना नोट्स उन्हीं में को याद उसी कर में लो, से उसी में से आना ही है। वो आप नोट्स तो मैं कह रहा हूँ बाइबल की तरह याद कर लो। ये 3 चैप्टर जो आप नाम दिए 6 से 7 नंबर से ऊपर नहीं आएगा पूरे 70 नंबर में मैम ने मेन बोला फर्स्ट बुक करो, से। ये अगर वो हो गया तो मेन फर्स्ट बुक ही आएगा, वेटेज ज़्यादा होगा। मैं आपको वेटेज अभी बता भी देता हूँ, आपको बताया था ना मैंने। हाँ, तो वो पूरे दिल्ली का एक जनरल वेटेज है। मतलब मैं जितने स्कूल के बच्चे मेरे से आज तक पढ़े, मेरे मानसरोवर में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे आते हैं, इंटरनेशनल स्कूल के भी आते हैं, तो जनरल एवरेज है वो, ठीक है। तो उससे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे में। VRMS का एक और फॉर्मूला है हमारा, दैट इज 3 kb बोल्टजमैन कांस्टेंट अपॉन स्मॉल m, 3 RT अपन कैपिटल M और 3 PV अपॉन कैपिटल M, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। थर्ड फॉर्मूला हमारा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका है VMP इज इक्वल टू 2 kb t अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 2 RT अपॉन कैपिटल M एंड 2 PV अपॉन, ये हमारी एक रेशियो कभी भी MCQ में पूछ लेता है कि VRMS इज ग्रेटर देन होता है V एवरेज, और ये ग्रेटर देन होता है VMP। यहाँ से ये आपसे MCQ में पूछेगा, या ऐसा संदिग्ध नहीं में पूछेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बहुत पहले ही बता दिया था मैंने, है ना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही कहता है कि एनर्जी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से डिवाइड हो जाती है इक्वली, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मीन फ्री पाथ कुछ है नहीं, एक एवरेज पाथ होता है जब पार्टिकल्स रैंडम जिगजैग मोशन करते हैं। आओ सर, कैसे हो दोस्त, पेपर करके आए हो? पेपर में 27 क्वेश्चन तो नहीं थे, पूरा नहीं कर पाना तो 27 तो थे ही नहीं, वो वाला थे तो। अरे मैं जो पेपर दिया था उसको करके आना था। अच्छा वो वाला पेपर, वो वाला नहीं करा जो एक्टिंग करता है लड़का, जो आपने ग्रुप पे भेजा था वो वाला करा, जो अपने ग्रुप पे आता है रोटेशन।
ग्रुप पे क्या भेजा है मैंने यार, सबको तो देख लेता हूँ, रुक जाओ, मैं भी गन मेरे को याद भूल जाता है। अच्छा, समझ गया, तुम एनसीईआरटी करके आए हो, समझ गया, एनसीईआरटी करके आए हो, या फिजिक्स पेपर की हो, फिजिक्स पेपर की हो क्या, जो 9 पेज का है, एनुअल एग्जामिनेशन। हाँ तो वो तो बाल भारती का पेपर है, लास्ट ईयर का। मैं लेकिन यार वो भी तो कहा था क्लास में, जो टेस्ट हुआ था अभी, जिसमें किसी को कुछ नहीं आ रहा था, तो सैंपल वही की हो, बाल भारती का पेपर की हो, और क्या की हो, है ना। बाल भारती का पेपर यही वाला तो किया आपने, एनुअल एग्जामिनेशन। हाँ तो ये बाल भारती का पेपर है। मैं ये कह रहा था कि चलो ठीक है, कुछ तो पढ़ के आओ। मैं ये कह रहा था, जो हमने लास्ट पेपर टेस्ट कंडक्ट किया था ना, वो मैंने करा था कल, इस वाले महीने पर वो पूरा नहीं करा मैंने। अच्छा चलो कोई नहीं, बैठो कोई बात नहीं। मीन फ्री पाथ लास्ट टॉपिक है। अब अपने स्कूल से जो दिया टीचर कह रही है तो उसकी बात मान लो, कभी कभी टीचर की ही बात मानी जाती है, आखिर में टीचर चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा 12th में चला जाए। आपको विश्वास नहीं होगा कि सेंट थॉमस में पिछली बार टीचर ने पेपर ही आउट कर दिया था, पूरा पेपर आउट था, उसके बाद भी 70 में 70 नहीं आए लोगों के। मैम ने एक पेपर दिया और बोला कि ये पेपर कर लेना, ठीक है, और जब पेपर आया तो उसमें से 80% कट पेस्ट कर दिया। तो कभी बात मान लेनी चाहिए। फिर मैम ने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए थे, उन्हीं में से क्वेश्चंस भी है, तो मानना चाहिए, ठीक है। मीन फ्री पाथ होता है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल जो है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ब्राउवियन मोशन जिगजैग पाथ में मूव करता है। तो मैंने कहा इसका λ1 पाथ है, इसका λ2 मान लेते हैं, और इसका λ3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है। तो मेन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन का, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस बनता है वो ये पाथ डिफरेंस होता है, ये पाथ होता है आपका, ठीक है। उनके एवरेज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री पाथ, फ्री पाथ। मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज क्या होता है, बस इतना सही टॉपिक इसमें। अगर इसके आप एनसीईआरटी पे जाते हो तो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी से, 13, 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आप ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी जो टीचर ने कहा है उन्हीं को करना है। ग्रेविटेशन हमें आज स्टार्ट करना था, और मैंने ग्रेविटेशन का दे दिया एनसीईआरटी, ग्रुप पे गई थी एनसीईआरटी ग्रेविटेशन की, तो देखता हूँ। मटेरियल आप लोग को याद रखना चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, हाँ ग्रेविटेशन का दे दिया है 32 पेज का। तो मैं बता देता हूँ, मेरे को अनुज सर ने कल कहा था कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को बता दो, जो आने ही आने हैं, मतलब या तो आपको लगता है एज अ टीचर। तो देखिए एनसीईआरटी ग्रेविटेशन, तो जो मुझे लगते हैं, अगेन ये सब्जेक्टिव है, ये मेरे को इसलिए लगते हैं बिकॉज जो पेपर हमने देखे इतने सालों में उसके हिसाब से बताता हूँ मैं। इसमें एक क्वेश्चन है 8.3, क्वेश्चन नंबर 8.3, फाइल से ही लेना है, जो पीडीएफ फाइल है ना उसी में से बोल रहा हूँ। 8.4, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। 8.7, 8.12, 8.13, 16, क्वेश्चन नंबर 16, एनर्जी का भी क्वेश्चन है ये, 17, सब क्वेश्चन नंबर 17, 21, ये तो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मतलब है इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ हाई चांस कि इसमें से कोई क्वेश्चन जरूर 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 लड़ेगा। आशीष क्या कह रहा है, अच्छा बच्चे क्लास ही नहीं आते यार, बताओ। सो अगर हम बात कर ही रहे हैं ग्रेविटेशन की, तो क्या क्या टॉपिक होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेविटेशन के। अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन का पहला जो आता है
वो आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जो वेरिएशन आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट height h above the surface at d below the depth of d, है ना। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे में तो मैंने बताया था, तो आया भी था, इसके वेलोसिटी नहीं बताया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने ही आने हैं, उसमें पहला आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंसेप्ट बनते हैं, एक बनता है जी एच और एक बनता है जी डी। इन दोनों पे क्वेश्चन आएगा। वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड एंड एट हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास, और एक डेप्थ का फॉर्मूला है, ठीक है। उस पर आपको क्वेश्चंस और मिलने ही मिल रही है। तो दैट इज जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। एक और है, दो फॉर्मूले इस पे, और एक जी डी का फॉर्मूला है ना, एक जी डी का फॉर्मूला है। इसमें परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। सेकंड टॉपिक आपका बनता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे टॉपिक बनेगा। सेकंड टॉपिक बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे टॉपिक बनेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड आपका escape velocity, escape velocity पे क्वेश्चंस बनेंगे। इसका तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डी फॉर डेरिवेशन लिखता हूँ, ठीक है। इनका तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल किया जाएगा उसमें। और लास्ट में आपको केपलर आ जाता है ना। केपलर भी है भाई साहब, केपलर लॉ ऑफ पोलैरिटी को छोड़ना नहीं है, मोटा मोटी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन से, मतलब रिवीजन। एनसीईआरटी देखो हमारे पास, अगर यहाँ से ओपन हो जाए तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से भी अगर हम टॉपिक मैप करें, है ना, कि अगर एनसीईआरटी से किसी को पढ़ना हो, टॉपिक मैप करना हो, तो पहले तो केपलर ही दिया है, यूनिवर्सल लॉ दिया है, ये सब पढ़ने के लिए। सुपर पोजिशन पे क्वेश्चन, अभी टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था 7.5 दिया था, टेस्ट हुआ था जो, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7.5, ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लेंदी भी तो है। तो ये टॉपिक आपका 7.5 आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर हम बोलें तो 7.5 टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। 7.6 टॉपिक पढ़ना होगा आपको एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी से टॉपिक 7.5 7.6, ठीक है। फिर आप लिख लेना 7.7 7.8, एग्जाम्पल 7.4, एग्जाम्पल 7.4, एग्जाम्पल 7.4, अच्छे से लिख लेना, को ग्रुप पे शेयर भी करना है। एग्जाम्पल 7.4 तो सब कहानी है। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं अगर एनसीईआरटी गो थ्रू करना हो। बहुत ही कंसाइज में दिया है ना, एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दिया था। हाँ बिटिया, कैसी हो? टेस्ट पेपर करके आया हो? इसी से उम्मीद रहती है मेरे को, जीविका से भी तोड़ती फोड़ती रहो तुम, जीविका से भी उम्मीद है, जीविका भी करके आई हो। बायो कैंसिल हो गई ना क्लास, फिजिक्स लग गई, फिजिक्स हो गई ना। सर ख्याल रखते, कहते 3 क्लास बच्चे कहाँ पढ़ना, एक 15 दिन पढ़ना है तुम लोग को, पढ़ लो चुपचाप, मेहनत करके। हेलो 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 हेलो, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, अभी ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा या वीडियो से देख लेना कट करके ग्रेविटेशन पे, ठीक है। एनसीईआरटी से भी बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी मैं इनमें से दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए, पीडीएफ बना के दे देता हूँ थोड़ा समय बाद, क्लास के बाद दे दूंगा इस बुक से। बुक का नाम है MTG 100%। हमारे पास ऑल इन वन भी है ना, तो आप ऑल इन वन से भी कर सकते हैं। लाओ तुम पार्ट 1। आशीष क्यों नहीं आया यार, कहाँ जाता रहता है ये लड़का, बताओ यार, देना बेटा पास करना, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। हाँ कोई नहीं। अच्छा पेज निकला हुआ है क्या ग्रेविटेशन का? अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से देख लेंगे इसको। हम्म, चलो जीविका ये बताओ, देखो मैंने मोटिवेशन से क्लास रखी, बच्चे अवेलेबल नहीं, आ ही नहीं रहे भाई, क्या बोलूँ मैं। हाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th। ये मत कहना नहीं आता है मेरे को, ऐसे बिल्कुल नहीं कहना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G m1m2/r², ये नहीं पूछेगा, इसका वेक्टर फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? वेक्टर फॉर्म। सो ये तो सबको पता, 9th से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। दे विल आस्क द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। वाई वेक्टर फॉर्म? बिकॉज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये बताता है कि जो फोर्स लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, और लाइन ज्वाइनिंग पे लग रहा है। व्हाट इज मीन बाय लाइन ज्वाइनिंग? हमारा टॉपिक का नाम है वेक्टर फॉर्म, तो गला खराब हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ मोशन। टॉपिक नंबर 8 पॉइंट, यहाँ तक ठीक रहेगा? तो आपस आपस में बुक शेयर कर लो, जिनके जिनके पास, एक तो मेरे को इसने संस्कार ने दे दिया है, बाकी आपस में शेयर करो, क्योंकि हमें लिखना कम पड़ेगा ना, बुक से पढ़ लेंगे, हमारा टाइम बचेगा, स्पीड अप में हो जाएगा, फिर से पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाता रह जाऊंगा मैं। आप देखो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है इसको। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है या दो मास है, ठीक है, हमारे पास दो मास है M1 एंड M2, ठीक है, M1 एंड M2। मैं इसको बोल दूँ निहारिका को कि 3 बजे आएगी। निहारिका ना तुम 3 बजे आ जाना, क्योंकि ना मैं 11th को पढ़ा रहा हूँ, तो 3 बजे आप आ जाना, ठीक है। समझिएगा। सो ये r डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर बोलूँगा कि 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा? r1 फ्रॉम 1 to 2, यानी ये है डायरेक्शन इसका जाने का। और 2 से 1 मेजर करूंगा तो लिखूंगा 2 1, यही होता है इसका मतलब। और इसकी यूनिट वेक्टर की बात करें तो r21 कैप बराबर होगा r21 कैप के, बस क्या होगा? अपोजिट साइन होगा। जब मैं फोर्स लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मैं लिखूंगा g मास और इनके बीच का डिस्टेंस, इसका बीच का डिस्टेंस मैंने r12 लिखा। बात समझ रहे हो? या केवल r लिखो, याद रखिएगा कि r12 मैग्नीट्यूड वाइज और r21 मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर है? r के तो बराबर है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ वेक्टर लगाया, तो मुझे लेफ्ट राइट हैंड साइड क्वांटिटी भी वेक्टर ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ठीक है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 21 लिखूंगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा आपका G M1 M2 R21, इसको भी वेक्टर बनाना है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। बुक में हल्का सा कन्वेंशन अलग है, बट आपको लिख, अब बता देना कि R12 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, R21 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1। अब सिंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि इक्वल है, तो मैं इसको यूज कर लूंगा, तो F21 इज इक्वल टू G M1 M2 R21, और 21 की जगह 12 लिख दूंगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से उठा लिया मैंने। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इससे वर्ष इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि R21 बराबर है R12 के। सिद्धि एब्सेंट। 16-17 दिन में पेपर है ना?
पारस भी एब्सेंट। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार बच्चे। आएगी, बात हुई थी। अच्छा, मैं तो एब्सेंट लगा देता हूँ भैया। 10-15 दिन बचा हुआ है, एकदम सीरियस नहीं हो रहे हैं बच्चे। और पारस ने पहले ही बोल दिया था कि मैं 2-3 दिन नहीं आऊँगा, उसका पता नहीं क्या पेपर वेपर चल रहा है। पुष्कर का तो आना चाहिए ना। पायस, पायस कहाँ है? पायस भी नहीं आई है। और उसका क्या नाम है, सिपी वाली का? वंशिका, वंशिका नाम है ना। जीविका आई है पीछे, कह रहा है जीविका। अच्छा, मैं 12th पढ़ा दिया, मोरल डाउन कर देते हैं बच्चे। एनीवे, तो इक्वेशन 1 इसको ले लेता हूँ और इक्वेशन 2 इसको, ये दोनों इक्वल ही तो है। ये मैग्नीट्यूड की तो बात हो रही थी, इसकी जगह पे तो मैं सेम लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, F12 किसके बराबर होगा? F21 के। बट क्या साइन आएगा? माइनस। क्या बता रहा है? The vector form of law of gravitation implies that gravitational force acting between two particles from action and reaction pair. Second point क्या बता रहा है? Has F12 and 21 Pushkar present are directed toward the center of two particles, so gravitational force is central force. आपको एक पीडीएफ ग्रुप पे डाली गई है ग्रेविटेशन की, आज ही कंप्लीट करके जाना है। इंपॉर्टेंस खुद पढ़ लो, इंपॉर्टेंस वही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दुनिया सृष्टि रचना सब ओबे करती है ना सर। अगला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, डिफिनेशन क्या कहता है, बताओ संस्कार। हाँ, और ये तो प्रॉपर्टी हो गई। जो टोटल फोर्स लगे किसी बॉडी पे वो वेक्टर एडिशन होगा इंडिविजुअल फोर्स। वो तो तुम बोले सही बात, इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है m1, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है m2, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F12। एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया m3, इनके बीच में फोर्स लग रहा है लेट्स से F13। एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया mn, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है F1 Fa। तो जो F टोटल लगेगा वो वेक्टर एडिशन होगा F12 का, F13 का, डॉट 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 F1n का। इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। ये तो दूर से आती हो, तुम्हें तो माफ भी है, तुम्हें तो 7 खून माफ है कि नहीं सिद्धि? सिद्धि नाम की एक बच्ची और पढ़ती है, 12th में पढ़ती है, वो वहाँ पढ़ती है मानसरोवर में। नाम में कुछ है, दोनों शांत रहती है, वो भी शांत रहती है। चलिए, सुपरपोजिशन का आपको मैंने डिफिनेशन बता दिया। जस्ट गो थ्रू द 8.7 टॉपिक, खुद ही चलो पढ़ लो एक बार, जस्ट स्कैन टॉपिक 7.17। अब मैं जो टेस्ट में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे, पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करूंगा मैं, जो आपके टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन था।
बात नहीं करना है, पढ़ने के लिए टाइम दिया मैंने, रीड के लिए टाइम दिया है। घर पे तो पढ़ते नहीं, तो थोड़ा यहीं तो पढ़ लो साथ में मेरे। 4 लोग एब्सेंट हैं आज, है ना। सबसे पहले पहले तुम्हारा ही पेपर है पारस, है ना। 12, 16, 16, 16, 12 का सबसे पहले इसका पेपर निपटेगा 12 तारीख को, फिर तुम्हारा 23 तारीख को तुम्हारा। पुष्कर का 23 तारीख को है, और इसका है 12 तारीख को। तुम्हारा बिटिया क्या है, जीवी का बताना तुम्हारा कब था। 26 फेब को है। फेथ वालों का कब है अप्रोक्सीमेटली। 18th 19th को है। आपका भी तो डेट शीट है, आपका 18 को है। 18 कई लोगों का पेपर है, मतलब जो लेट जा रहा है वो पुष्कर का जा रहा है ना 23 को, है ना। और 26 सबसे लेट जीविका का जा रहा है 26 को, और अब लगभग, और बाल भारती का भी 16 को है। सेंट्रलाइज होता है ना बाल भारती, तो बस 16, 17, 18 ये 3 दिन में लगभग सारे स्कूल निपट जाएंगे मेरे को लगता है ना। कोई बात नहीं, लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6। इसका मैं फोटो अटैच करता हूँ, यही हमने आप लोग को टेस्ट में दिया था। मैं अटैच करना बना देता हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिए, पढ़िए और इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि ये आने की फिर से प्रोबेबिलिटी है। जीविका कर लिया था तुमने टेस्ट में क्वेश्चन थोड़ा बहुत। देखो बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर मास है आपका m, यहाँ पर मास है m, और यहाँ पर मास है m, है ना। क्या हो गया, इसको चार्ज नहीं हो गया भाई, सब मर रहे हैं ये। आज तो भरपूर है, ठीक है। हाँ अच्छा, डॉटेड लाइन वाला है, तब वही तो कहूँ मैं, क्यों नहीं गिरा रही। इसमें भी m है, इसमें भी m, और यहाँ पर रखा हुआ है 2m जी पे, और आपसे पूछा है कि टोटल फोर्स निकालो जी पे कितना। लेमी थ्योरम तो 2 नंबर में हो जाता है, 2 सेकंड में, बट लेमी थ्योरम पे करना ही नहीं है इसको। देखिए कैसे करेंगे आप, समझिएगा। अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, कुछ ऐसा होगा, और उसकी वैल्यू देखिए क्या होगा। एफ जी बी की वैल्यू होगी कैपिटल जी, मास एट बी, और इनके बीच का डिस्टेंस, लकली इसने दिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 2 GM स्क्वायर होगा। अभी रिजॉल्व वगैरह बाद में करेंगे, स्टेप मार्किंग भी तो मिलती है। यहाँ तक बताना जीवी का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में फोर्स ऑन कुछ ज़्यादा ही बोला, फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, थोड़ा मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, जी मास एट जी, मास एट सी, और इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये भी सेम ही आएगा, देखिएगा 2 GM स्क्वायर। अब नाउ कम टू द फोर्स एट जी ड्यू टू ए, फोर्स एट जी ड्यू टू, ये भी देखो सॉल्व करो तो सेम ही आएगा, इनकी वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा, लेकिन हमें स्टेप्स दिखाने और एक्सपेंड करना है, जीरो भी दिखाना है, तो चलिए अब देखिएगा, अब कंपोनेंट्स बनेंगे, देखिएगा एफ जी सी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर आएगा, दैट इज एफ जी सी कॉस 30 आई कैप, वेक्टर रिजॉल्व कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस में तो आई कैप पॉजिटिव हो गया। एफ जी सी साइन 30 जे माइनस में, माइनस जे कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव। हेलो, इतना पास रहती हो फिर इतना लेट नहीं आती है। ओहो सर, नींद नहीं खुली थी। 17 मिनट लेट, समय की। आज तो बायो भी नहीं है, कैंसिल करवा हो गई। आज तो 3 क्लास भी नहीं है। 3 क्लास कहाँ है, आज 2 ही है। केमिस्ट्री करा दो कैंसिल, करा दो कैंसिल केमिस्ट्री। तो बायो करवा दो, हो तो गई बायो कैंसिल, नहीं करवा दो, अब तो नहीं कर सकते हैं क्लास, अब तो हो गई ना, मैसेज आ गया ना।
राइट हो, यहाँ बैठना तो यहाँ पधारो, लिखने में आसानी होगी। ये लड़का तो वैसे ही दानवीर कर्ण है। ठीक है, ये मैंने अभी रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ तक ठीक है। एफ जी बी को हम रिजॉल्व करते हैं, एफ जी बी को भी रिजॉल्व करेंगे। देखो इधर भी बेटा एंगल सेम आएगा, ठीक है। तो एफ जी बी, ये भी एंगल आपका 30 डिग्री आएगा। एफ जी बी कॉस 30 आई कैप, बट कैसा, माइनस, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। यहाँ पर आपका एफ जी बी साइन 30 जे कैप कैसा, नेगेटिव। और ए के बारे में बात करें, फोर्स एट, हाँ, जी ए, यहाँ पे कोई कॉस साइन कुछ नहीं, सिंपल आपका जे कैप। अब बहुत ध्यान से केवल एफबीडी में जो एरो वाले ना उनको ध्यान देना, तो जितने वर्टिकल, ऐसे तो बुक करना कैसे, हमें ऐड करना है टोटल सारे को, तरीका तो ये है, लेकिन हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी करें तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर रहे हैं। बट जैसे इसमें सोल्यूशन दिया है, जैसे बोर्ड में पेपर में लिखना है, तो हम कुछ ऐसे करेंगे, देखिएगा। सो ऐसे लिखेंगे, बाई सुपरपोजिशन, बाई सुपरपोजिशन the resultant force on 2m मास, जो कि सेंटर पर रखा है, हमने लिखा F टोटल। ये हो जाएगा वेक्टर एडिशन ऑफ एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी ए के जितने कंपोनेंट हो, एफ जी बी के जितने कंपोनेंट हो, एफ जी सी के जितने कंपोनेंट हो, वो भी आपस में ऐड होंगे, है ना, वो भी आपस में ऐड होंगे। कुछ ऐसे लिखा जाएगा, देखिएगा। एफ जी ए हमने लिखा है जे कैप, है ना, एफ जी ए क्या लिखा है, जे कैप। तो हमने लिखा एफ जी ए का हमने वैल्यू लिखा, ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो एफ जी ए की वैल्यू आ जाएगी 2gm² जे कैप, ये तो आएगी। हमने लिख दिया 2gm² जे कैप। बारी है जीबी की। जीबी के दो कंपोनेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये है, हम इन दोनों को लिखेंगे विद साइन ऐड करके, विद साइन ऐड करके। तो एफ जी बी की जब बारी आएगी तो हम लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में माइनस एफ, चाहो तो वैल्यू रख दो या बाद में रख देना, एफ जी बी कॉस 30 आई कैप माइनस एफ जी बी साइन 30 जे कैप। अब जीसी की बारी आती है। जीसी के भी दो कंपोनेंट है, एक इधर कंपोनेंट है और एक इधर कंपोनेंट है, ये है जीसी। एफ जीसी की अगर हम बात करें तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट एफ जी सी कॉस 30 आई कैप माइनस एफ जी सी साइन 30 जे कैप, बोलो है ना। अब वैल्यू रखेंगे जीबी की 2m², सबके पास 2m² है, कॉमन ही ले लेते हैं, सबके पास तो अवेलेबल है। देखिएगा यहाँ से, ये जो एफ जी बी की वैल्यू है, एफ जी बी की वैल्यू, एफ जी बी एफ जी सी, इन सब का 2gm², 2gm सबके पास है। ये था ना, टेस्ट में किया था आप लोगों ने, सबने कर रखा है। तो ये आपका 2gm² हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आया आपका जे कैप माइनस आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30, जे कैप साइन 30 प्लस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप, बोलो है ना। और कॉस कॉस तो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कितना बन जाएगा, वो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, अगर हम वैल्यू रखें तो ये बचेगा ना हमारे पास 2gm² जे कैप माइनस जे 1/2 माइनस जे 1/2, क्या बन रहा है ये, साइन तो नहीं गड़बड़ हो रहा, ये ठीक तो है।
नहीं ठीक है, रुको रुको ना, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा ना, ये दोनों क्वांटिटी सेम है ना, तो ये ट्वाइस, सीधे ट्वाइस कर देता हूँ ना मैं, 2s माइनस 2j साइन 30 लिख देता हूँ ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा, सिंप्लीफाई में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखना सर, 2gm² जे कैप, मैं इसको सीधा से लिख दूँ 2j साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, 2gm² जे कैप माइनस 2j इंटू 1/2, 1/2 1/2, जे माइनस जे, पूरी वैल्यू क्या हो गई। अब ये 2 नंबर या 3 नंबर पाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। अब इसका सेकंड पार्ट मैं कह रहा है कि ए पे हमें मास 2m रख देना है, तो जीसी और जीएम जीएबी पे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ए बी के बीच का फोर्स का चेंज हो जाएगा। करो इसका बी पार्ट, आप खुद करो, बी पार्ट आप लोग खुद करिए। करिए, सॉल्व करके दिखाइए कॉपी में, कॉपी में सॉल्व करके स्टेप्स में दीजिए। आपके आने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे, फोटो खींच के ग्रुप पर डाल देना, ग्रेविटेशन का, है ना। हाँ हाँ, डाल देना बाद में, या यहाँ पे रुक जाओ, इसी में लिखा होगा ना सब लोग, या तो क्या करा जाए, इसके फोटो ले ली जाए। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन के बैक साइड के क्वेश्चन बताए हैं, मैं इसको ग्रुप पे डाल देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बताया है जो आपको रिवाइज करना है ग्रेविटेशन से, ठीक है। करिए करिए, सब लोग करिए, एग्जाम्पल 5 नहीं करिएगा आप लोग, कट है ये, दूसरे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नॉलेज है नहीं, तो अभी नहीं। इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी दिया है इस पीडीएफ में, जो ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी की पीडीएफ दिया है ग्रुप पे, वो आपको भी करने हैं क्वेश्चन। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्लास में, तो ये क्वेश्चन आज करके ही जाइएगा पीडीएफ से, जो मार्क्ड किया है मैंने। और पूछ कर कैसे हो रही पढ़ाई, एनसीईआरटी जरूर करना तुम, हमारे स्कूल में एनसीईआरटी से आता है काफी क्वेश्चंस। सेकंड केस में जीरो तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ रहे हैं 2m, तो वो तो बचेगा आंसर, है ना, वो तो आएगा जब आप सारा कुछ रख सेम रख। देखो आपको नया रिपीट नहीं करना है बार बार, ये तो सेम रहेगा आपका जीसी और जीबी, केवल जीए चेंज होगा। जीए में आपका मास ऑफ एम की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 4gm² हो जाएगा। फिर जब आप कॉमन सब ले रहोगे तो बचेगा जरूर 2gm, हाँ वो बच जाएगा जे कैप, वही आंसर है 2gm² जे कैप, ये बचेगा लॉजिकली भी और वैसे भी। जीबी का
हो रहा है? सिद्धि, पेन चल रहा है, करना नीट की तैयारी, करनी है ना, तो पेन चलना चाहिए, पेन रुका तो दिक्कत है। ठीक है, फिर हम आएंगे टॉपिक नंबर 8.9। जिन्होंने कर लिया वो टॉपिक नंबर 8.9 पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया। Hey, hi. Where is Vikas sir? देखो समझिए, मैं ये कह रहा हूँ, अरे कहाँ चले गए वीडियो। पायस ने, आपने बना लिया था क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। देखो, हमने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। ये एक तो फॉर्मूला रटा हुआ है। मैं कह रहा था डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, सो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम पृथ्वी को स्फेरिकल मान लेते हैं, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मास का फॉर्मूला बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला अगर यहाँ रखे तो जी का फॉर्मूला में क्या मिलेगा, है ना, क्वेश्चन में यूज हुआ है इसलिए कह रहा था। क्या बना है फॉर्मूला, 4/3 पाई जी रो आर। बना ना एक बार फॉर्मूला, नहीं बना? ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि हाँ रो के फॉर्म में एक फॉर्मूला, हाँ वो तो कट गया, रो का फॉर्मूला एक आपको दिया हुआ, दैट इज 3G
यहाँ से बना सकते हैं ना रो के फॉर्म में भी, 3g/4 पाई कैपिटल जी आर डेंसिटी के फॉर्म में। पृथ्वी की डेंसिटी निकाली गई है 55,000 kg पर मीटर क्यूब। निकला है ना, पेज नंबर 10 पे है ना उस पे। ओके, एक क्वेश्चन और है केपलर लॉ ऑफ पीरियड से, जो तुम मेरे साथ फॉर्मूला पूछ रहे थे वो आप याद कर लीजिएगा। मास का केपलर लॉ ऑफ पीरियड में m इज इक्वल टू 4 पाई² r³ /gt। अब इसके हिसाब से माय डियर फ्रेंड, एग्जांपल 7, 9, 8, 13, किसने लिखा है? कोई एब्सेंट का क्या डाला हुआ, पुराना है क्या? आ गया उसके बाद में। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैंने एब्सेंट डाला हुआ। अब दूसरा एब्सेंट क्लास में ले रहे हैं। तो बायो नहीं हो रहा है ना। नहीं, बायो वाले सर का मैसेज आया कि 2 क्लास ग्रुप देना, मैं कल ले ग्रुप खोल के देना, क्या? बायो वाला ग्रुप खोल के। अरे ले लो ना, रिकॉर्डिंग कर लो ना पहले आप। रुको बंद कर रहा हूँ इसको। वो नहीं, आई एम लीविंग DTS, एक अनाउंसमेंट कर दूं मैं।